₹20 तो वो आलिया भट्ट ले गई। ऐसा ही है ना यार, मैं गलत हूं तो मुझे बता देना भाई। वहां भी तो ₹20 की चीज ₹50 में बट रही है, लेकिन वहां ₹30 कोई और ले जा रहा है। लेकिन यहां ₹30 हमारे जैसे, आप जैसे साधारण परिवारों के लोगों में बट रहा है। यह है फर्क। पैसा तो दोनों जगह बट रहा है। देखो मेरे दोस्त, प्रोडक्ट ₹1 का है और ₹10 का बिक रहा है, तभी ये संसार चल रहा है। ₹1 का प्रोडक्ट अगर 75 पैसे का बिकेगा तो संसार नहीं चलेगा ना। ये तो कॉमन सेंस है ना। इसको समझने के लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत है कि भाई आप महंगा बेच रहे हो, सस्ता बेच दें। ₹1 की चीज 50 पैसे में कौन बेचेगा? महंगा ही बेचेंगे ना, तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे। भाई दुनिया में जो भी बिक रहा है उसकी कॉस्ट से ज्यादा महंगा बिक रहा है ना। लेकिन बाकी जगह वो पैसा सिर्फ कुछ लोगों में बट रहा है और यहां पर वो पैसा आप जैसे लोगों में बट रहा है। यही फर्क है बस, और क्या फर्क है यार। प्रोडक्ट तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही महंगा बिकेगा। इस दुनिया में कॉस्ट प्राइस से कम सामान तो कोई नहीं बेच सकता ना, कि बेच सकता है कोई? एक आदमी ने मुझसे कहा आप महंगा बेचते हो। अरे सारी दुनिया ही महंगा बेचती है। 10 की चीज 12 में बेचती है, 12 की चीज 18 में बेचती है, 18 की चीज 30 में बेचती है, तभी तो प्रॉफिट आता है ना। वो प्रॉफिट कहीं और कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, यहां पर सब में। सीधी सी तो बात है यार। और अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे तो मैं उसको ये जवाब क्या देता था कि ऐसा कर, तू एक प्रोडक्ट बना ₹50 का और उसको ₹30 का बेचना शुरू कर दे, हम तेरे साथ हैं। तू सस्ता बेच लेना, फिर तेरे को अगर तकलीफ है महंगे से तो तू ऐसा कर, तू सस्ता बेच, हम तेरे। और एक सवाल पीछे किसी ने पूछा था, दोस्त ने, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था यहाँ से। शुरू वाले भी हो गए, महंगा सस्ता भी हो गए। हाँ हाँ हाँ, नहीं, एक और था, एक बड़ा सवाल था कि हमारे बाल सफ़ेद नहीं हुए, ऐसा भी कोई डायलॉग था। मतलब ये सुन के, ऐसे कंपनी सुन के हमारा बाल सफ़ेद हो गया। क्या नाम है दोस्त? मारुति माने। मारुति भाई, जब मैं नया नया आया ना तो दिल्ली के अंदर ना मुझे बड़े बुद्धिजीवी लोग मिले। बुद्धिजीवी का मतलब पता है क्या है? हमें सब पता है, हमने दुनिया देखी है, हमारे बाल यूं ही धूप में सफ़ेद नहीं हुए, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमारा। ऐसे ऐसे डायलॉग हमने बहुत होलसेल में सुने हैं। मुझे उनके डायलॉग से कोई तकलीफ नहीं थी। हर आदमी का हक है, जो मर करे बोल सकता है ना। मुझे तकलीफ तब पैदा होती थी जब उनके डायलॉग और बैंक बैलेंस मैच नहीं करते थे। डायलॉग के हिसाब से उसको आरबीआई का गवर्नर होना चाहिए था, डायलॉग के हिसाब से उसको आरबीआई में गवर्नर होना चाहिए था। लेकिन इस कमीने के अकाउंट में पैसा नहीं है, इसका ईएमआई बाउंस हो रहा है, स्कूटर का ईएमआई भी बाउंस हो रहा है, लेकिन इसको सब पता है और इसने दुनिया देख ली उसी स्कूटर पे। मेरी बात याद रखना, सबको कहता हूं इस पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के, तुम्हारे पास जो नॉलेज है ना, ये हमें सब पता है, ये वाला जो ज्ञान है, तुम्हारा जो भी ज्ञान है ना, वो ज्ञान अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में नजर नहीं आ रहा ना तो वो कूड़ा है। अगर तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे बैंक अकाउंट में दिख नहीं रहा ना तो वो कूड़ा है, कूड़ा। उस पे तो आग थूक कर देना चाहिए। भाई तुम्हारी नॉलेज तुमको ही अमीर नहीं बना रही। ये डायलॉग नहीं मारने का कभी जीवन में कि हमें सब पता है। इस पूरी दुनिया में आपको सुई बराबर नोक भी नहीं पता होगा, मेरे को भी नहीं पता होगा ना यार। तो नॉलेज अगर आपके बैंक अकाउंट में ही नहीं दिख रही, आपकी बैलेंस शीट में ही नहीं दिख रही, तो इस नॉलेज का करना क्या, चाटना उसको। तो ये डायलॉग कोई मारे ना आज के बाद तो बोले अंकल जी बहुत कृपा हुई आपसे मिलकर, अपनी बैलेंस शीट पे दिखा दें तो और मजा आ जाएगा आज, तो और मालूम चल जाएगा आपके पास कितना ज्ञान है और बाल कहाँ कहाँ सफेद हुए हैं आपके। हाँ? अभी तो मैं बहुत शरीफ हो गया हूँ यार, शरीफ जवाब दे रहा हूँ। मैं तो बहुत बदमाश था किस जमाने के अंदर। इस दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो खराब ना हो। अब सुनो मेरे से बात, आज मूड में हूं मैं बहुत।
हिंदुस्तान में पेपर लीक हो जाते हैं। कम ऑन, बच्चे पूरी पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जिस दिन एग्ज़ाम दे के घर आते हैं मालूम चलता है वो पेपर। इससे बड़ा फ्रॉड है इस दुनिया में कहीं कि एक बच्चे ने 6 महीने की मेहनत करी। मान लेते हैं मेरी कंपनी में वेस्टीज में आपने 1000 रुपये का सामान लिया 1 मिनट के लिए, और वो सारा का सारा सामान नकली निकला, खराब निकला, कंपनी भी भाग गई। चल, बुरे से बुरा ये हुआ कि तुमने पैसे दिए और बात वाले साहब ने बोला अच्छा भाई तेरे 30 पीवी का वेट था, अब मैं बुरे से बुरा कितना नुकसान हुआ? 1000 का ना। यही तो फ्रॉड हुआ ना, अगर किया भी सही हमने, चलो मान लेते हैं। अब सोचो जिस बच्चे ने 6 महीना मेहनत किया हो, 6 महीना दिन रात एक कर दिया हो, ट्यूशन का, और हमेशा थोड़ी ना मोमेंटम एक जैसा होता है कि वो कल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, एग्ज़ाम देकर घर आया, उसको बड़ी उम्मीद थी कि मेरा पेपर बड़ा अच्छा हुआ, मैं पास हो जाऊंगा, मेरी जॉब लगेगी, और रात को उसको मालूम चलता है कि भैया तेरा पेपर लीक था, तेरे को अब दोबारा देना पड़ेगा। दोबारा कब देना पड़ेगा वो पूछता है तो बोलते ये अभी नहीं बताएंगे। अब वो बेचारा बैठा है इंतजार में कि कब मौका मिलेगा। इससे बड़ा फ्रॉड है इस दुनिया में कुछ? मेडिकल लाइन में बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहब ने पैसा लेके कुछ किया। सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? लेकिन ऐसा होने से सारे डॉक्टर थोड़ी ना खराब हो जाते हैं। डॉक्टर तो भगवान है यार। कोविड में जितना मेहनत डॉक्टरों ने किया उतना मेहनत तो किसी ने नहीं किया होगा यार। किसी एक आदमी के खराब काम करने से या खराब हो जाने से पूरा कम्युनिटी कभी खराब नहीं हो जाता ना यार। इस दुनिया में जो गोल्ड बेचते हैं बिना मिलावट के बेच सकते हैं, वहां भी गड़बड़ है। डिग्रियां फेक बनती हैं एजुकेशन में, वहां भी गड़बड़ है कि नहीं है? जो लोग इंश्योरेंस बेचते हैं उसमें कुछ कलाकार लोग उसमें भी धांधली करते होंगे। इस दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें खराब लोग नहीं होते? बताओ मुझे एक बार। साला पुल टूट जाते हैं बने हुए। एक जगह पुल बनना शुरू हुआ, अब सुनना मेरी बात, एक यहां से आ रहा है पुल, एक यहां से आ रहा है पुल, इंजीनियर बना रहे हैं उसको, ठीक, दोनों को मिलना चाहिए। अब वो ऐसे हो गया, बताओ क्या करोगे? हाँ, एक पुल यहां से चल रहा है और 2 साल से बन रहा है, दूसरा पुल यहां से चल रहा है 2 साल से बन रहा है, और ये यूं हो गया। अब वो कह रहे हैं हम तोड़ के दोबारा बनाएंगे, तो लोगों ने कहा मत बनाओ। क्यों? क्योंकि बोला अब यूं हो गया तो क्या करेंगे, फिर कूद के जाना पड़ेगा इधर से उधर, उधर से इधर। कहां फ्रॉड नहीं है मुझे एक जगह बता दो। अभी चुनाव हुए, वोट दिए सब लोगों ने? दिल पे हाथ रख के बताओ जिसको वोट दिया था वो ईमानदार आदमी होगा? जिसको भी दिया होगा, जिस भी पार्टी का हो, कोई भी निशान हो, जिसको भी दिया हो, ईमानदार होगा? कितना बड़ा फ्रॉड है। फिर भी साला जाके शाही लगा जाते हो ना अंगूठे पे। यहाँ क्या फ्रॉड है यार। साला इतना जितना सीख रहे हैं ना, इतना तो यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती को जितना फ्री में यहाँ सीखने को मिल जाता है। तो काम खराब नहीं होते, लोग खराब होते हैं, इस बात को याद रखना। काम खराब नहीं होते, लोग खराब होते हैं। इसी हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छे नेता भी हुए हैं, इसी हिंदुस्तान में बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हुए हैं, इसी हिंदुस्तान में बहुत अच्छे टीचर्स भी हुए हैं, और बहुत खराब लोग भी हुए। तो काम खराब नहीं है, लोग खराब है जिन्होंने उस काम को खराब कर दिया। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? तो थोड़ा सा मैं आपको एक कदम और आगे ले जाऊं, सो दैट आपको अंदाजा हो जाए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं यहाँ पे, वो है कोई भी प्रोडक्ट को सेलिंग कैसे किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है, तो उसके ऊपर तुरंत डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसमें साउंड का वो लगाया गया आपने? साउंड के लिए लगाया? मान जाएगा साउंड?
प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सब समझ लीजिए एक बार अच्छे से। मोबाइल पे छोड़ दीजिए या छोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए पेपर पे लिख लीजिए हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केट। दो चीज़ें लिखी हैं हमने अंग्रेजी में, एक लेफ्ट में लिखा है फीलिंग, एक राइट में लिखा है इंफॉर्मेशन। जोर से पढ़िए सबको। फीलिंग और मुझसे पूछो क्या सुनिए, आपको बस्टेज करना आता है? मुझसे पूछो एक बार। मुझसे पूछो एलबी कैसे निकलती है, पूछो। आपने बोला कैसा, आपने बोला 56 से 18 सौ इतना ही बता बस, इसके अलावा आपको आप बोलो ट्रैक्टर बोनस पॉइंट कैसे निकलते हैं, हम बोलेंगे पॉइंट वैल्यू क्या आ रही है, ये टेक्निकल मामला अपने का। अपने कुछ और आता है जो बहुत कम लोगों को आता है, वो सीखना चाहता हूँ। ये चीजें सीखना इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट कुछ और है। एक तरफ लिखा है फीलिंग, एक तरफ लिखा है। आप में से कितने लोगों का शादी हो चुका है एक बार? सवाल कर रहा था, कितने लोगों का शादी हो चुका है? शादी हो चुका है? चलो अच्छा, कितने लोगों का नहीं हुआ? नहीं हुआ? एक बार भी नहीं हुआ? पक्का? कोई गर्लफ्रेंड है? जल्दी में करना क्या है? उम्र कितनी है? 26। मन तो में चलता होगा। अरे 26 साल की उम्र में मन नहीं मचलेगा तो फिर क्या 62 साल की उम्र में मचलेगा? अरे कोई इश्क कर, इश्क करना बहुत जरूरी है। मैं जब स्कूल में था 95, तो मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई। अरे तुम क्यों खुश हो रहे? मोहब्बत मुझे हुई है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी याद आ गई आपको देखकर दोस्त। तो मैं 12 में था सर, आई वाज इन 12 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1995, आज से कोई 30 साल पहले। आई वाज फॉलन इन लव विद अ गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा, हमारे जमाने में लव शब्द वैसा नहीं होता था जैसे आज के टाइम का लव अलग है यार। हमारे टाइम में तो फ्रेंडशिप होती थी, है क्या तुम मेरी फ्रेंड बनेगी टाइप। तो मैंने उसको बोला मैं तुझसे वो करता हूँ लव, तो तुम मेरी फ्रेंड बन जाए। तो मुझे बोलती है आपको शक्ल देखी तुमने? तो मैंने बोला ठीक ही दिखता हूँ, मान जा। तो शी सेड नो। द रिफ्यूजल पहली बार जिंदगी में मिला 12वीं कक्षा में। तो 12वीं में 3-4 बार और हमने उसको क्या बोलते हैं फूल भेजे, लेकिन फूल हमारे वापस आ गए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ इस कहानी के आखिरी में। ये मत समझना कि मैंने तुमको आज का चैप्टर पढ़ाने के लिए कहानी सुना रहा हूँ, इसके बाद में मोरल ऑफ द स्टोरी भी आएगा। तो 3-4 बार भाई साहब हमने स्कूल में उसको विनती करी कि मान जा, लेकिन वो मानी नहीं। तो 4 बार हमारा प्रपोजल, शक्ल देखिए, अपनी शक्ल देखिए, ऐसा सब मुझे बोलती थी। तो मैंने कहा उसकी सहेली से पूछा कि इसमें ऐसे कौन से कोई ब्यूटी क्वीन है तो हमारी शक्ल के पीछे पड़ी है? तो बोली तू जानता नहीं है कौन है? कौन है? तो उसके जो फादर थे वो सेंट्रल वाटर कमीशन में डायरेक्टर थे, बड़ी पोस्ट नीली वाली गाड़ी उसको लाती थी। अच्छा, हम गरीब, हम पे पैसा नहीं, बाप पे खर्च, तो शक्ल खराब लगेगी उसको हमारी, है? लेकिन अब प्यार पैसा थोड़ी ना देखता है, प्यार तो फिर क्या होता है। तो गुरु 12वीं पास हो गए, सारा बड़ी दिक्कत थी कि अपने कॉलेज का टाइम आ गया, तुम मिलेंगे भी नहीं। तो हमने जुगाड़ लगाया, पता करा कौन से कॉलेज में जाएगी। तो हम भाई साहब पिछू उसी कॉलेज में एडमिशन। तो उस समय तीसरे चौथे दिन दूर से आपने देखा, तू या मैं तेरे बाप का कॉलेज है, हम नहीं पढ़ सकते, हमने फीस दिया। तो अब मेरे पास पीडी क्लोज करने के 3 साल थे। तो
फ्रंट लाइन लगाने के 3 साल, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और 3 साल में मैंने 30-40 प्रयास किए होंगे जी, रिजल्ट एक ही, हमने नहीं जुड़ना तुम्हारे साथ। रिफ्यूजल रिफ्यूजल रिफ्यूजल, भाई साहब वो बात ही ना करें, और साला जब प्यार हो जाए तो कहीं और ध्यान जाता भी नहीं। जो लोग वेस्टेज को प्यार करते हैं ना और वेस्टेज में मन से लगे हैं, उनको देखना किसी दूसरी कंपनी का ऑफर कभी नहीं आता। ये आप देखना, नोट करना, आप नोट करना, जो बचरन टाइप लोग रहते हैं ना, उन्हीं के पास ऑफर आते हैं हमारी कंपनी में। ऐसा आपने नोट किया होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अच्छा, तो 3 साल हम लगे रहे, बाद में 3 साल के बाद भैया उसको हमें छोड़ना था, हमको भी छोड़ना था, मैंने कहा लोग साला मामला करो। तो भाई साहब वो चलेगी NIFT बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसको बनना था फैशन डिजाइनर। तो हमने काम भी बन जाएंगे फैशन छोड़ेंगे थोड़ी। तो उसका एडमिशन लिया, हम भी पिछू पिछू, साला वहाँ पर हमारी किस्मत इतनी खराब कि वो जिस कॉलेज में लिया वो सिर्फ लेडीज का कॉलेज था। हमने कहा बेटा आपको 2 साल का उसका कोर्स, चले जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार। तो जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ी NIFT में, साउथ एक्स, दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन एक जगह है, उस इंस्टीट्यूट के बिल्कुल बाहर गेट पे एक चाय की टपरी होती थी। वो चाय की टपरी वाले के पास हम सारा दिन बैठ के उसका इंतजार करते थे। मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, हमने कितने कितने कोई खिलाया है, ऐसे थोड़ी बात पे कल चढ़ गया था। फिर 2 साल हम उसको बोलते रहे कि उसने मुझे बोला तू यहाँ भी आ गया। मैंने कहा देख मान जा, मुझे सरकार करने वाला कौन मिलेगा, जो स्कूल से तेरे पीछे पढ़े वो, लेकिन ना जी ना जी ना। 2001 आ गया वैसा, और ये बात शुरू हुई 1990, 6-7 साल लगता वैसा। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आज मेरी 2 बच्चों की माँ है। We got married in 2006. Sorry, 2005, 6. We got married in 2006. Finally, she said yes. 2005 में मुझे बोला कि ऐसा पागलपन तो हमने देखा नहीं। तो वहाँ से मुझे डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज़ समझ में आई कि पीछे पड़े ना एक दिन तो आदमी हाँ कहीं दिख रहा है। बस तुम्हारा फोकस चेंज नहीं होना चाहिए। इस बात का इस स्लाइड से बड़ा ज्ञान है, इसलिए यहाँ पर एक कहानी सुनाने का मन कर गया। मैंने पूछा कितने लोगों का शादी हुआ है, तो बहुत लोगों ने हाथ उठाया। ठीक, अरेंज मैरिजेस हमारे देश में कैसे होते हैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। एक न्यूट्रल प्लेस पे लड़का और लड़की की भेंट होती है। मैं ठीक कह रहा हूं? गलत हूं तो टोक देना कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। न्यूट्रल प्लेस, चाची जी का घर, मामी जी का घर, बुआ जी का घर, ऐसा भाई। अब होटल वोटल में अब तो मिलने लगे हैं, बैंकेट हॉल में, CCD मिलने लगे हैं, लेकिन पहले के टाइम में किसी के घर पे मुलाकात होती थी। लड़का बैठा है बेड पे या सोफे पे या कुर्सी पे, वो लड़की की मासी लड़की का हाथ पकड़ के लाती थी उससे मिलवाने के लिए। थोड़ा सा देखना कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लड़की के हाथ में ट्रे, उसमें खाने का कुछ आइटम, लड़के के औकात के हिसाब से सर्व किया जाता है। भाई लड़का अगर स्टार है तो कम, UCD है तो ज़्यादा माल खिलाते हैं, DUCD है तो और अच्छे से सर्व होता है ना, VMCM में है तो फिर बादाम बादाम भी आते होंगे। हाँ, तो वो ट्रे लेकर मासी जी लड़की को वहाँ बिठा के खुद निकल जाती हैं कि तुम लोग आपस में बात, ऐसे ही होता है। आध घंटा दोनों बात करते हैं, आध घंटे के बाद मासी फिर आ जाती हैं, बात हो गई? हाँ जी हो गई, चले चलो दोनों अपने घर। रात को दोनों के ही माँ बाप दोनों से ही पूछते हैं, और भाई कैसी रही, हाँ कर दें?
आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, आधे घंटे के डिस्कशन में क्या किसी के बारे में ये फैसला लिया जा सकता है कि उसके साथ ज़िंदगी बितानी चाहिए कि नहीं? कम ऑन। ज़्यादा से ज़्यादा दोनों ये बोल देंगे कि एक बार और मिल लेते हैं जी, समझ में नहीं आई बात, आध घंटा और मिल लो भाई, चलो एक बार और मिल लो, 3 बार 4 बार। 4 बार मिलके भी क्या समझ में आता है किसी के बारे में? यहां तो 20 साल के बाद डिवोर्स हो जाते हैं। क्यों हो गए? समझ नहीं आई जी हमको तो 20 साल के बाद। हाँ या ना? यस। लेडीज एंड जेंटलमैन, 4 मुलाकातों के बाद दोनों या तो हाँ करते हैं या ना। इस बात को हमेशा याद रखना कि वो हाँ और ना लाइफ के सबसे डिफिकल्ट डिसीजन में से एक होती है। ये अच्छा डिसीजन लाइफ बना देता है, खराब डिसीजन लाइफ तबाह कर देता है। क्यों लिए जाते हैं जानते हैं? इंफॉर्मेशन के ऊपर वो डिसीजन कभी नहीं होता कि तुम शादी के बाद नौकरी करोगी कि नहीं करोगी, साथ रहेंगे कि जॉइंट फैमिली में रहेंगे कि अलग रहेंगे। ये इंफॉर्मेशन के ऊपर डिसीजन नहीं होते, डिसीजन होते हैं पहले वाले शब्द के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग का 100% बेस अगर कहीं है ना तो वो पहले वाले शब्द के ऊपर टिका हुआ है। मैं इसमें मास्टर हूं और मैं चाहता हूं आप इसमें मास्टर बनना सीखो। आपसे मिलने के बाद अगर सामने वाले व्यक्ति को अच्छा फील नहीं आ रहा ना, आप सोना भी बेचने निकलोगे, कोई खरीदेगा नहीं आपसे। आपसे मिलने के बाद अगर लड़के को लड़की से मिलने के बाद फील अच्छा आता है ना यार, तो लाइफ के सबसे डिफिकल्ट डिसीजन हो जाते हैं कि करते हैं यार, इससे बात करके मजा आया। और फील अच्छा नहीं आता तो इन्फॉर्मेशन कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, आप बोलते हैं नहीं यार इससे तो नहीं करेंगे, जिससे मर्जी कर लेंगे। हाँ या ना? इट्स नॉट अबाउट द इंफॉर्मेशन, इट्स अबाउट द फीलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि नए लोगों को उनसे मिलने के बाद अच्छा फील ही नहीं आता। उनकी टीम के लोगों को उनसे मिलने के बाद अच्छा फील नहीं आता। कम ऑन। उनकी टीम के लोगों को लगता है किसके पल्ले पड़ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन हु यू आर, दे आर इंटरेस्टेड इन हाउ यू कैन मेक देम फील। याद रखना इस बात को। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ऑडी चला रहे हो कि मर्सिडीज चला रहे हो कि जैगवार चला रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारे से मिलने के बाद उसको अच्छा लगा या नहीं लगा। जिस दिन तुमसे मिलने के बाद लोगों को अच्छा लगने लग जाएगा ना, मैं दावा दे सकता हूं तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला आदमी मिलेगा ही नहीं कहीं। लोगों को तुमसे ही प्यार होगा कि तुमसे मिलने के बाद अच्छा लगना चाहिए। अरे हम कोई सलमान शाहरुख खान थोड़ी हैं जो मैं आपके सामने खड़ा हूं। 120 कंट्री में मुझे लोग सुनते हैं। मैं कोई ना सलमान खान हूं, ना शाहरुख खान हूं, ना आमिर खान हूं। जितना व्यूअरशिप हमारा आज सोशल मीडिया पे है, अच्छे अच्छे लोगों की ज़िंदगी में नसीब नहीं होता उन लोगों को। इसीलिए क्योंकि हमारी बात सुनने के बाद सामने वाले को अच्छा फील आता है कि यार दिल की बात बोलता है, दिल से बोलता है, दिल तक उतर जाती है यार। सारा फीलिंग का बिजनेस है ना यार। तो याद रखना फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी ऐड दिखाऊंगा आपको, आपको मालूम चल जाएगा कि जब प्रोडक्ट बड़े बड़े महंगे महंगे बेचे जाते हैं तो वो कैसे बिकते हैं। जब हम या हमारे तरह के लोग इस तरह के ऐड बनाते हैं तो उसके पीछे मोटिव क्या होता है, देखना चाहते हैं? 3-3.5 मिनट का एक ऐड है, मैं आप सबको दिखाता हूं। सांसें थाम के देखिए। कुछ सवाल पूछूंगा फिर जवाब लूंगा आपसे, चलेगा? टीवी का ऐड है, कंपनी का नाम है सैमसंग। ठीक, आपकी स्क्रीन के ऊपर। हेलो हेलो मैम मैं सैमसंग से अमित बात कर रहा हूँ। जी अमित। आपने टीवी की कंप्लेन करवाई है? हाँ हाँ, क्या आप 7 बजे के पहले आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल। बह चला आसमान तेरे संग तू उड़ चला, इन कल कल करती नदियों सा तू बह चला, बह चला, बह चला। मुश्किलें राहों में जो
पल झांके कि तू रोशनी संग लाएगा। मैम थोड़ा फंस गया हूँ, बस आ ही रहा हूँ। लगता है चंदू की भेड़ मुझसे की है, और पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इसीलिए सैमसंग सर्विस वैन्स जाती हैं देश के कोने कोने तक। इस पूरे कैंपेन में किसी ने प्रोडक्ट सेल करने का कोशिश किया है क्या? आपको बताया है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसका ल्यूमिनेंस अच्छा है, कर्व टीवी है, प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी शेयर हो रही है पूरे ऐड में? पूरे का पूरा ऐड कैंपेन सिर्फ ये सोचकर बनाया गया है कि जो देख रहा है उसके यहां लग रही है कि नहीं लग रही है। तो जब आप अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं ना, इस बात को हमेशा याद रखना, इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाले के यहां लग रही है नहीं लग रही। अगर आपके प्रेजेंटेशन में फीलिंग नहीं है, अगर आपके प्रेजेंटेशन में भावनाएं नहीं हैं, आप कितना ही अच्छा प्लान क्यों ना दिखाते हो, आप अच्छे प्रेजेंटेटर बन ही नहीं सकते, कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, आपकी बातें आदमी के दिमाग में नहीं, यहां जानी चाहिए। वाइल शोइंग प्रेजेंटेशन, जब आप वेस्टेज के प्लान दिखा रहे हो, प्रोडक्ट दिखा रहे हो, तो क्या दिखाना चाहिए? मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। आप जब जब वेस्टेज का प्लान दिखाते हैं ना और प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो प्रोडक्ट मत दिखाइए कभी भी, प्रोडक्ट के टेस्टिमनीज दिखाइए कि उन प्रोडक्ट ने क्या किया है। रिजल्ट्स बिकते हैं, प्रोडक्ट कभी नहीं बिकते। इस दुनिया में कभी प्रोडक्ट नहीं बिकता, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स बिकते हैं। इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे मिलने के बाद, जिसने प्लान देखा है उसको आपसे मिलने के बाद फीलिंग अच्छी आ रही है या। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जिनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, उनको मुझसे 100 गुना अच्छा आता है प्लान दिखाना, लेकिन कन्वर्जन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो दिमाग से बात करता है। और डायरेक्ट सेलिंग, इस बात को याद रखना कि दिमाग वाले लोगों का धंधा ही नहीं है, ये धंधा है, अरे दिल के लोगों का ही तो धंधा है ना यार, कि मर्सिडीज कोई और लेता है, साला खुश 2000 लोग होते हैं, दिल वाला ही तो धंधा है ना। नहीं तो दुनिया में कहीं होता है कि किसी की गाड़ी लेने से कोई और खुश हो जाए। याद रखना, डू नॉट सेल प्रोडक्ट, सेल बेनिफिट्स। माल बेचने का है ही नहीं कभी इस दुनिया में, सिर्फ बेनिफिट बेचने का है। डू नॉट सेल प्रोडक्ट, डू नॉट शो योर इनकम, कमाई मत बताओ, शो हाउ दिस इनकम जेन्युइनली अफेक्टिंग योर लाइफ, कि इस इनकम से आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो वो दिखाना है अपने को। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मेरा चेक है 10 लाख, मेरा चेक है 25 लाख। अरे किसी को इंटरेस्ट नहीं है तेरे चेक में, मैंने लिया मर्सिडीज, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। इस इनकम ने तेरी लाइफ में क्या इंपैक्ट डाला है, वो इंपैक्ट देखना चाहते हैं, ताकि वो अपने आप को आपसे रिलेट कर सकें कि कल को अगर हम इस बिजनेस में आते हैं तो ये कंपनी, ये प्रोडक्ट हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही इंपैक्ट डाल सकती है। आई वॉज इन दुबई 1.5 months back with my family, 2 daughters. I was staying in Atlantis, the costliest hotel in Dubai, for 9 days. Per day, the rent was 1,75,000 rupees only.
1,75,000 रुपीज़ ओनली पर डे, जिसके अंदर खाना इंक्लूड नहीं था। लंच और डिनर अपने जेब से करना था। ब्रेकफास्ट उन लोगों ने बड़ी कृपा करी हम पे कि हमें ब्रेकफास्ट करा दिया, और मैं बहुत अमीर फील कर रहा था अपने आप को कि मैं 2 लाख रुपए के कमरे में रुका हूँ। तो मेरे सामने वाला जो कमरा था, स्वीट रूम था मेरे पास, क्योंकि मेरा बच्चे भी थे, तो एक रूम में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी रहती है। तो स्वीट रूम में 2 रूम होते हैं, तो बच्चे अलग सोते हैं, थोड़ा खेलते रहते हैं बच्चे टाइप। तो मैं बड़ा अमीर फील कर रहा था। कोई 4-5 दिन के बाद मैं उसी में, क्या कहते हैं, जो बालकनी, वो जो होता है गैलरी, क्या बोलते हैं उसको, लॉबी से वो डोर पे की लगाता था। तो मेरे जो बिल्कुल सामने वाला स्वीट रूम था, वहाँ पर एक कपल थे, यंग कपल, कोई ऑस्ट्रेलिया के थे कि पता नहीं कहाँ के थे। तो मैं उनको मिलता था, हाय हेलो होती थी, हाय सर ऐसे हिला के। तो एक दिन मैंने पूछ लिया, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? तो बोले वी आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा हाउ लॉन्ग यू आर इन दिस होटल? बोला वी आर हेयर फॉर लास्ट 2 months। अचानक मुझे अपने आप में बहुत गरीबी की फीलिंग आनी शुरू हो गई कि तू तो बहुत गरीब आदमी है, 9 दिन में ऐसा खुश हो रहा है, एंड दे आर स्पेंडिंग हॉलीडे फॉर द लास्ट 2 months। करोड़ों रुपए देखकर भी वो फीलिंग नहीं आती जो ये चीजें सुनकर फीलिंग आती। याद रखना मेरी बात। डू नॉट सेल प्रोडक्ट, सेल बेनिफिट्स। Do not show your income, rather show how your income genuinely affecting your life। कि आपका चेक 50,000 रुपये का जब आता है या 1 लाख रुपए का आता है, तो उससे घर क्या अच्छा हो रहा है? क्या आपने उस 50,000 की एक्स्ट्रा इनकम से कोई सोफ़ा खरीदा अपने घर में? क्या आपने उस 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम से कोई टेलीविज़न अपने लिए बाय किया? उस एक्स्ट्रा इनकम से आप अपने घर में जो जो चीज़ खरीद रहे हैं, आपकी लाइफ में जो जो अच्छा होता जा रहा है, वो दिखाने का है, रादर अपना चेक बताने का। चेक नहीं बताने का है। चेक आने से जो हुआ है ना, बात समझ पा रहे हैं आप? थोड़ा समय कम है, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता। मैं समझता हूँ मोटा मोटा आप समझ रहे होंगे, है ना? सो लेसन्स मैं आपको सबसे पहले जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ। समय तो कम है, लेकिन मोटा मोटा मैं 4-5 चीज़ें आपको आखिरी में बताऊंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 ट्रेन दिख रही होंगी आपको। दिख रहा है आपको 2 ट्रेन? हाँ, लेफ्ट राइट पे है बुलेट ट्रेन और राइट साइड पे है अपना भारतीय रेल। भारतीय ट्रेन की सबसे जो स्पीड वाली ट्रेन है वो है राजधानी और शताब्दी, करेक्ट? ठीक। शताब्दी का स्पीड कोई 120 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। 120, 140, 100 ये करीब है। ठीक। अब ध्यान से सुनना, वेस्टेज में कामयाब होने के लिए आपको ये फोटोग्राफ जिंदगी भर याद रखनी है और अपने जहां शीशे में कंघी करते हो वहां लगा देनी है। रोज देखनी है, घूरना है इसको। अब ये क्या बला है वो समझते हैं। ये जो ट्रेन 120 की स्पीड से दौड़ रही है, इसके जो पीछे बोगी है, पीछे बोगी लगी है ना, जब ये लाल इंजन 120 की स्पीड पे भागता है तो बोगी भी 120 की स्पीड पे ही भागती होंगी। ये वाइट वाला इंजन जब 600 की स्पीड पे भागता है तो पीछे की सारी बोगी भी 600 की स्पीड पे भागती होंगी। दोनों ही तरफ बोगी हैं, दोनों ही तरफ इंजन है। एक बोगी 120 की स्पीड पे दौड़ रही है और दूसरी बोगी 600 की स्पीड पे दौड़ रही है। दोनों ही बोगियों में दौड़ने का कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है, क्योंकि दौड़ रही हैं वो सिर्फ इंजन की स्पीड के करके। सीधा सा मतलब है, आप अपनी टीम के इंजन हो। अगर तुम 100 की स्पीड से दौड़ोगे ना, तुम्हारे पीछे बुलेट ट्रेन की बोगी भी क्यों ना लगी हो, वो भी 100 से ऊपर दौड़ ही नहीं सकती। तुम्हारे पीछे बुलेट ट्रेन की बोगी लगा दूं अगर, और तुम 20 की स्पीड से दौड़ो, तो क्या बुलेट ट्रेन की बोगी 600 की स्पीड से दौड़ पाएगी?
तो आपकी टीम जिस स्पीड से दौड़ रही है ना, वो आपके करके दौड़ रही है। आप मेरे से लोग मिलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, हमारी टीम काम नहीं कर रही, तो मैं बोलता हूं कमीने तू नहीं कर रहा। हमारी टीम को प्लान दिखाना नहीं आता, हरामखोर तुझे नहीं आता। हमारी टीम के लोग प्रोग्राम में नहीं आते, डैश डैश डैश। आपको आपकी टीम में जो समस्याएं दिखाई दें, सुनना मेरी बात को ध्यान से, आपको आपकी टीम में जो समस्याएं दिखाई दें, टीम में समस्या तो होती होगी ना, होती है। आपको आपकी टीम में जो समस्याएं दिखाई दें, सोनू शर्मा की ये बात मान लेना कि वो समस्याएं आपसे ही गई हैं वहां। खत्म कैसे होंगी? अपने से खत्म कर लो, टीम से खत्म हो जाएंगी। मेरी टीम में कोई प्लान नहीं दिखाता, जिस दिन तुमने अच्छा दिखाना शुरू कर दिया, आपकी टीम में लोग अच्छा दिखाना शुरू कर देंगे। ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ इज द की। खुद को ठीक कर लेना ना। मैंने शुरू में क्या कहा, बिजनेस दो चीजों का है, पहला लीडर बनने का और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लोग ना बड़े स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं नीचे वाले को लीडर बना दो, हमारे बनने की जरूरत ही क्या है, नीचे वाला काम करेगा, हम माल कमाएंगे। ऐसी खुशफहमी में न जाने करोड़ों लोग शहीद हो गए एमएलएम में। ऐसा होता नहीं है यार। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इंजन बनने का है, आपका बोगी उसी स्पीड पे दौड़ेगा। अगर ये एग्जाम्पल ठीक नहीं होता ना मेरे दोस्त, तो एक ही कंपनी में सब बराबर ही पैसा कमा रहे होते। प्रोडक्ट तो एक ही है ना, कंपनी भी एक ही है, सबकी इनकम अलग अलग क्यों है? क्योंकि सबके इंजन अलग अलग स्पीड से दौड़ रहे हैं, इसलिए उनकी बोगियां अलग अलग स्पीड से दौड़ रही हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? याद रखना कि हर बॉडी के अंदर एक पल्स होती है। वो जब वैद्य जी चेक करते हैं ना कि तेरा समय आ चुका है, सब कुछ सोनू शर्मा के नाम कर दे। हाँ? हर बॉडी में एक पल्स होती है, बॉडी के अंदर एक पल्स है कि 1 मिनट में इतनी बीट होनी चाहिए। अगर बीट नहीं है तो बॉडी नहीं, फिर डेड बॉडी है, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे ही मेरे दोस्त वेस्टेज के बिजनेस के अंदर ना, किसी भी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग का एक रिदम होता है। रिदम जैसे इसकी बीट है ना, आप जिसको आता है उसको पता है, वो हाथ लगाता ही बता देता है कि तेरी नब्ज धीरे चल रही है या तेरी नब्ज तेज चल रही है। हर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में मीटिंग का रिदम नहीं है ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा दिनों तक कभी जिंदा नहीं रह सकती। अगर आपके ग्रुप में, अगर आपके नेटवर्क में एक रिदम नहीं बना हुआ, रिदम बोले तो रोज सुबह 7 बजे जूम होता है, ये एक रिदम है। डेली शाम को 5 बजे होम मीटिंग होती है, ये एक रिदम है। मेरे नेटवर्क के ये 8 लड़के रोज 3-3 मीटिंग करते हैं, ये एक रिदम है। जिसके ग्रुप में रिदम नहीं बना होता ना, उसका ग्रुप कभी बड़ा नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग में लोग मौसम के हिसाब से बिजनेस करते हैं। मौसम बोला तो आज मूड बड़ा अच्छा है, आज तो 4 प्लान दिखाऊंगा। आज नहीं दिखाऊंगा, क्यों? आज थोड़ा सा मूड ठीक नहीं है, आज थोड़ा सा बारिश आ गया, थोड़ा सोच रहा हूं गर्लफ्रेंड को घुमा लाऊं। इस बात को हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग कोई जादू चमत्कार नहीं है, ये भी एक बिजनेस है, जैसा कि सभी बिजनेस होते हैं। जैसे हर बिजनेस में रोज़ सुबह शटर उठाया जाता है, दुकान खोली जाती है, झाड़ू लगाया जाता है, पोछा लगाया जाता है, धूप बत्ती की जाती है, भगवान को माथा टेका जाता है, दुकान पूरी तरीके से सेट रखी जाती है, ग्राहक से मिला जाता है, ग्राहक को बता, और कब किया जाता है? रोज। कितने दिन? 365 दिन।
त्योहार की छुट्टी होती होगी, संडे की छुट्टी होती होगी, लेकिन बाकी 95% टाइम एक ही काम रोज करता है दुकानदार पूरी जिंदगी। कम ऑन, हाँ या ना? आपने किसी दुकानदार को सवेरे 11 बजे दुकान का शटर डाउन करके पिक्चर देखते देखा आज तक? लेकिन साला MLM में क्या है, 11 बजे भी पिक्चर देखेगा। इसका जब मन करेगा तब फिल्म देखेगा, इसका जब मन करेगा घूमने चला जाएगा, इसका जब मन करेगा 5 दिन की छुट्टी मार लेगा। इसके बाप का राज चल रहा है। फिर बाद में बोलेगा काम नहीं चल रहा, क्या करें? सिस्टम का मतलब यह है कि एक ही काम को लगातार करना, बार बार करना, और ये इतना बोर करने वाला काम है कि हर आदमी इसको कर नहीं पाता। तो रिदम जरूर होना चाहिए। और ये आखिरी में इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, जिसको मैं बोलता हूं, आप में से कितने लोगों के पास सेल फोन है? जो हाथ नहीं उठा रहे उन पे नहीं है? तुम ऐसे मानोगे नहीं। अच्छा, तुम में से पुरुष कितने हैं? वो हाथ उठाओ। उठा ले, कोई शक? सामने देख रहा हूं नहीं उठा रहा, और ये आधा हाथ उठा रहा है, इसका क्या मतलब है कि नहीं है ना? सवाल नंबर दूसरा नीचे करो, महिलाएं कितनी हैं? सर, एक व्यक्ति दोनों में ही हाथ नहीं उठा रहा। आप उसके पास जाके पूछो सब ठीक है, बताऊं कौन सा है? जी सर बताइए। मेरी आंखों में ना 75 डिग्री पे देखो जाते। चल छोड़ो, रहने दो। 9 घंटा और 26 मिनट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या? 9 घंटा और 26 मिनट आप सब एक दिन मोबाइल पे गुजारते हैं रोज। ये एवरेज स्क्रीन टाइम है आप लोगों का, 9 घंटा। और विश्वास ना हो तो मोबाइल खोलो और उसमें एक फीचर है स्क्रीन टाइम चेक करने का। 9 घंटा और 26 मिनट एवरेज है। कुछ महारथी तो इससे ज्यादा भी करते होंगे, तब एवरेज 9 घंटा आई है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक? अब ध्यान से सुनना यार। मुझे वेस्टेज का बिजनेस तो अच्छा है, चलता रहेगा, हम बहुत पैसा बनाएंगे, लेकिन मैं कुछ और भी बात करने आया हूं आप लोगों से। कर लूं? देखो, जिंदगी का मकसद पैसा कमाना तो है यार, लेकिन जिंदगी का एक और बहुत बड़ा मकसद है, और वो है खुश रहना। पैसा कमा के भी आखिरी में खुश होना चाहते हैं ना यार। इमेजिन, अंदाजा लगाओ, आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी हो। चलो मैं इसको दूसरी भाषा में समझाता हूं। 10 तारीख को आपका चेक आता है, 10 तारीख को क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में। मान लो बाली साहब आपको ये बोलें कि हर 10 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में 5 करोड़ आएंगे आएंगे। साला खुशी नहीं हो रहा कोई। देखो, इनको लगता है हमारे को कैसे आएंगे। अरे भाई, झूठे ही खुश हो जाओ। वो गाना नहीं सुना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही है। 1 मिनट के लिए मानो कि हर 10 तारीख को तुम्हारे खाते में 5 करोड़ आने शुरू हो जाए, कैसा लगेगा? पहले तो थोड़ा बताओ मुझे यार। हाँ, अरे बताओ ना कैसा लगेगा यार। हाँ, हर 10 तारीख को मैसेज आए 5 करोड़ रुपीज क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। हाँ, बड़ी बड़ी। अभी तो मैं ये पूछा ही नहीं कि तू क्या करेगा, मैं सिर्फ अभी अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा पहले तो मुझे बताओ। अच्छा लगेगा, ये तो हम सब एग्री करते हैं। अब मुझे बताओ, उस 5, वो हर 10 तारीख को आएंगे आएंगे। अब बताओ क्या क्या करोगे? चलो खुल के बताओ। चलो, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे, फॉरेन ट्रिप करेंगे, चैरिटी करेंगे, बड़ा घर बनाएंगे, हर महीने आना है। देखो, दुबई में विला लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे,
और बताओ, लैंड लेंगे, जमीन लेंगे, बहुत अच्छा यार। और बिजनेस बिल्ड करेंगे, एंटीला खरीदेंगे अंबानी साहब का, अरे बाप रे बाप। क्रिकेट टीम खरीदेंगे, जेट खरीदेंगे, हाय हाय हाय। और क्या खरीदेंगे? हाँ हाँ, क्या करेंगे बताओ। और आप क्या करेंगे मैडम बताइए, अगर 5 करोड़ रुपए हर महीना आएगा तो? गोल्ड खरीदेंगे, हर महीने आना है ना, फिर अगले महीने क्या करेंगे? गरीबों में बांटेंगे। मेरा नंबर सेव रखियो, मेरे पास ही सबसे पहले। प्राइवेट जेट खरीदेंगे, हाँ, कुछ और डबल कमाने की कोशिश करेंगे। भूख खत्म नहीं होती 5 करोड़ के बाद भी ना। अब मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, ठीक? दिलचस्प बात, मोबाइल का स्क्रीन टाइम था 9 घंटा और 26 मिनट। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं। आप में से किसी एक के मन में भी ये आया ख्याल कि आईफोन का नया वर्जन खरीदेंगे और सारा दिन वीडियो देखेंगे, रील देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे? एक के भी दिमाग में आई ये बात? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको मोबाइल पे रील वीडियो देखने पे असली खुशी नहीं मिलती। आपको खुशी वही चीज़ करने से मिलती है जो अभी आप बता रहे थे मुझे, सब, है ना? आपको खुशी मिलती है ज़मीन खरीदने से दोस्त, आपको खुशी मिलती है गोल्ड खरीदने से मैडम, आपको खुशी मिलती है एनजीओ खरीदने से, चैरिटी खरीदने से, क्रिकेट टीम खरीदने से, गाड़ी खरीदने से, मकान बनाने से, विला खरीदने से। तभी तो बता रहे थे ना ये सब चीज़ें। किसी के एक के भी खोपड़ी में आया था कि फ़ोन पे रील देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली में ना तुमको खुशी नहीं मिलती उसमें। खुशी मिलती है सबसे पहले यही बोलते ना कि सर सबसे पहले एक नया फ़ोन खरीदेंगे, आईफोन 15, 16, 17 जो भी आएगा, और सारा दिन वीडियो देखेंगे। अब इस 9 घंटे का 18 घंटे कर देंगे। एक ने भी नहीं कहा ना देखो। तो मेरे दोस्त, जिस चीज़ से खुशी मिल ही नहीं रही उसमें क्यों अपनी ज़िंदगी का 40% टाइम बर्बाद कर रहे हो यार? अरे मत देखो भाई, कुछ हासिल नहीं होगा। फ़ोन को बंद कर दो। अगर सोशल मीडिया पे देखना है कुछ, आधा घंटा फिक्स कर लो एक दिन का, शाम को 6 से 6:30, 1 घंटा फिक्स कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। बाकी का जो 7-8 घंटा बच रहा है ना, वो बिजनेस बिल्ड करने में लगाओ, प्रेजेंटेशन देने में लगाओ, प्लान दिखाने में लगाओ, प्रोडक्ट रिटेल करने में लगाओ। 8-8, 9-9 घंटा मोबाइल में घुसे हुए हैं आप, और जिससे खुशी भी नहीं मिल रही आपको। ये मैंने नहीं, खुद ही बताया तुमने। उस 8 घंटे में बिजनेस बिल्ड करो, पैसा बनाओ, और फिर जिस चीज़ से खुशी मिल रही थी ना अभी जो बता रहे थे, वो करना शुरू कर दो। बात समझ में आ रहा है या और डिटेल में समझाऊं? तो स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स। ये दुनिया मोबाइल फ़ोन के बिना भी बहुत सुंदर थी। अगर आप मेरे मोबाइल अभी चेक करें, फ़ोन मुश्किल से 2 घंटे का भी स्क्रीन टाइम नहीं होगा एक दिन में। मेरे मोबाइल में कोई नेटफ्लिक्स नहीं है, मेरे में कोई OTT प्लेटफॉर्म डाउनलोडेड नहीं है, कोई गाने मेरे मोबाइल में नहीं है। मेरे को फिल्म देखे साल हो गए, पता नहीं मैंने आखिरी फिल्म कब देखी थी। 83 देखी थी, वो जो कपिल देव साहब की आई थी ना, रणवीर सिंह की। तो रणवीर जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रणवीर सिंह जो फिल्म स्टार हैं, डी डेकोर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मैं डी डेकोर का ट्रेनर हूँ, तो हमारा मुलाकात हो जाता है। तो इसलिए देखी थी कि भैया ने कराया तो चलो मिल के देखते हैं टाइप्स। लेकिन मैं आप सबको ये बता रहा हूँ कि आपके मोबाइल के जो 6-7 घंटे एक्स्ट्रा है ना, बंद कर दो भाई। आपके लिए बता रहा हूँ,
ये दोबारा मिलेगा इंसान नहीं बनेगा पता भी नहीं ना यार, कि भगवान का मूड किया चल इस बार बकरी बना दे इनको। ये बड़ा मैं करता है, मैं ये मैं वो। अगर आपके पास दुनिया की सारी पैसा होना, गारंटी ये है कि आप फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहता कोई भी, तो यूज मत करिए, उसी टाइम का इस्तेमाल करिए। और मैं बार बार अपने टीम में भी एक ही बात समझाता हूं कि अपने टाइम को ट्रैक करना सीखिए। ट्रैक योर टाइम। पैसे को ट्रैक करते हैं ना, कहां जा रहा है, करते कि नहीं करते? हिसाब किताब बनाते हैं ना कि पैसा कहां गया हमारे पे तो कल 25,000 थे, अभी तो कम हो गए, कहां गया। लेजर बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ना। पैसा तो वापस भी आ जाएगा यार, लेकिन टाइम तो वापस नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं टाइम को ट्रैक करना शुरू कर दी। मेरी जिंदगी में मेरे कामयाब होने में सबसे बड़ा कारण है टाइम ट्रैकिंग का। आपको मैं फ्री में बता रहा हूं, कोई पैसा आपसे नहीं ले रहे ट्रेनिंग का। 300-350 रुपये आपसे शायद लिया होगा टिकट का, बहुत मामूली सी चीज़ है यार, बहुत मामूली का मतलब जो मैं आपको बातें बता रहा हूं वो करोड़ों अरबों रुपए की हैं। टाइम को ट्रैक करना शुरू करिए। अपने दिन को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। मैं ऐसा ही करता हूं, अभी भी करता हूं। बहुत समय पहले मुझे बात समझ में आई कि मैं हर 3-3 घंटे को चेक करता हूं कि 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। मैं एक ही दिन को 6 पार्ट में डिवाइड करता हूं और देखता हूं रात को बैठ के कि हर 3-3 घंटे में मैंने क्या क्या किया है और क्या चीज़ गलत कर रहा हूं जो अगले दिन नहीं करनी है। ये आपको आपका ही आईना दिखा देगा। आप देखना, आप सिर्फ ट्रैकिंग कर लीजिए और इसको 1 महीना करके देख लीजिए। आप रोज रात को बैठ जाइए या 2 दिन बाद बैठ जाइए और अपने आप को ट्रैक करके देखिए कि मैंने पूरे दिन में ये जो 6 स्लॉट थे उसमें कौन कौन से प्रोडक्टिव काम किए, कौन कौन से अनप्रोडक्टिव काम किए, और अगले दिन साला ये जो काम कर रहा हूं ना ये नहीं करूंगा। किसके साथ बैठ के चाय पी बिन बात के। अच्छा, कुछ लोग तो खाली होंगे, आओ भाई साहब चाय पिए, और ये डीएलसीपी में 2-2 घंटा चाय ही पी रहा है। मेरे ऑफिस में सर कोई आता है ना तो मैं उसको पहले ही बता देता हूं कि 15 मिनट के बाद मेरी मीटिंग है। उसको ये मालूम चल जाए कि 15 मिनट ही बात करेंगे, कि भाई आपको जो भी बात मुझसे करनी है उसके लिए 15 मिनट बहुत है। समस्या बताओ, समाधान लो, डिस्कस करना है तो 15 मिनट ही है। ऐसा थोड़ी ना आप मेरे ऑफिस में आए और भैया कैसे हो आजकल, और आजकल क्या चल रहा है। मैं पूछूं कैसे आना हुआ, यहां से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। भाई तू खाली है, हम नहीं है यार, तू यहां से गुजर ही जा। चाय पी, 15 मिनट का टाइम है, जो बात करनी है कर, और तू भगले और मुझे अपना काम। तो आप जब भी कोई काम शुरू करें ये ध्यान रखें कि एक फिक्स टाइम अलॉट करें उसके लिए, सो दैट आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। लंबा टॉपिक है, डिटेल में समझाने का समय कम है तो मोटा मोटा समझा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो मैं इसमें बोलता हूँ व्हाट शुड बी एन आइडियल डे ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल का एक आइडियल डे कैसा होना चाहिए, कि इस एक दिन में उसको क्या क्या करना जरूरी है, क्या क्या करना चाहिए उसको। तो मैंने एक आइडियल डे की डेफिनेशन ये बनाई है कि उसको कम से कम 30 मिनट बुक रीडिंग करना चाहिए, 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए, रिटेलिंग करनी चाहिए, कंजम्पशन करना चाहिए, होम मीटिंग करना चाहिए, जूम सेशन करना चाहिए, अपलाइन डिस्कशंस करने चाहिए, क्रिएटिंग न्यू टीम्स के ऊपर काम करना चाहिए, टीम डिस्कशंस होने चाहिए, और कोई चैलेंज उसकी टीम में आ रहे हैं तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। एक हर अच्छे नेटवर्कर को, एक अच्छे लीडर को ये 10 काम रोज करने चाहिए मेरे हिसाब से। ये किसी भी नेटवर्कर का एक आइडियल डे होता है, और वो रोज टिक करे कि मैंने से कौन कौन से काम कर लिए और कौन कौन से काम मेरे छूट रहे हैं। मेरे फालतू फंड के ड्रामों के चक्कर में इसमें से कुछ काम छूट रहे होंगे आपके। तो व्हाट शुड बी आइडियल डे ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। कुछ ज्यादा भारी तो नहीं हो रहा आपके लिए? बात समझ में आ रहा है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सेलिंग में है प्रोग्राम। जैसे आज का एक प्रोग्राम है ये प्रोग्राम, ये इस बिजनेस की लाइफ लाइन है यार। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोग्राम ही जीवन की रेखा है, क्योंकि जितना
एक्साइटमेंट, नॉलेज ऐसे प्रोग्राम से मिलता है ना, वैसा होम मीटिंग से नहीं मिलता यार। इसीलिए प्रोग्राम कभी जिंदगी में मिस नहीं करने चाहिए। किसी का भी बिजनेस सेमिनार हो, साला घुस जाओ। किसी का भी प्रोग्राम हो टीम को लेके, प्रोग्राम कभी मिस मत करना। प्रोग्राम्स आर लाइफ लाइन। प्रोग्राम नंबर आर लाइक ब्लड रिपोर्ट। आप कि शरीर में क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा? मैं अगर आपका ब्लड सैंपल ले लूं तो बता दूंगा ना कि शरीर में क्या क्या बीमारी चल रही है। ऐसे ही प्रोग्राम आप अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये पता चल जाएगा कि आपकी एमएलएम की जिंदगी में क्या बीमारी चल रही है। अगर आप प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहे, समझ लो डेड हो चुके हो। आपकी टीम प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रही, डेड हो चुकी है। कहने को टीम है, बचा कुछ नहीं है। याद रखना मेरी बात। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। मैं उनसे एक ही बात बोलता हूं कि तुम मुझे ये बताओ कि पिछले 2 महीने में कितने प्रोग्राम अटेंड किए और उस प्रोग्राम में तुम्हारी टीम के कितने कितने लोग गए। मुझे 2 बातें बता दो, मैं बता दूंगा कि तुम्हारा धंधा कहां जाएगा। पिछले 2 महीने में वेस्टेज के कितने प्रोग्राम तुमने अटेंड किए, तुम्हारी टीम के कितने लोगों ने अटेंड किए, तुम्हारा धंधा कहां जाएगा, मैं आज बता दूंगा। सारा का सारा खेल प्रोग्राम का है। प्रोग्राम में ताकत है बिलीफ चेंज करने की। याद रखना मेरी बात। आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं अपने 24 साल के एक्सपीरियंस से, कि आज की मीटिंग से बहुत सारे ड्यू निकलेंगे वेस्टेज में, आज की मीटिंग से। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जब आप ड्यू बन जाएंगे तो इस बात को याद करना और आप बोलोगे कि वो प्रोग्राम था जिसने बिलीफ चेंज कर दिया। प्रोग्राम बिलीफ चेंज करते हैं। बड़े प्रोग्राम किसी के भी हो, मैं कर रहा हूं, कोई भी कर रहा हो। देखो यार, मेरे हाथ में पानी का बोतल है, इसमें पानी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पानी है ना। इस पानी से, इस छोटे से पानी से क्या पानी की ताकत का अंदाजा लग सकता है? नो। पानी की ताकत का अंदाजा लगेगा समुद्र किनारे जब किसी को ले जाएंगे और जब ज्वार भाटा उठ रहा होगा, तब साले को समझ में आएगा कि पानी की क्या ताकत होती है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो ये तो है होम मीटिंग, और ये है ज्वालामुखी और ज्वार भाटा जो उठ रहा है यहां पर अभी बीच में। यहां आदमी आएगा ना, पानी की ताकत का अंदाजा तो समुद्र के किनारे ही होगा ना यार। पानी तो ये भी है, पानी वो भी है, लेकिन जब समुद्र किनारे जाता है ना, तब लगता है कि हाँ भाई, इसमें कुछ तो बात। ऐसे ही जब लोग बड़े प्रोग्राम में आके बैठते हैं ना, तब बिलीव चेंज होते हैं कि हाँ भाई कुछ तो है यार, ऐसा तो नहीं हो सकता है यार। क्योंकि कभी कभी जिस व्यक्ति ने जोड़ा होता है ना किसी डाउनलाइन को, तो जोड़ने वाले व्यक्ति का ही बिलीव नहीं होता। कभी कभी एक बहुत बढ़िया आदमी किसी लल्लू लाल के नीचे लग के खराब हो जाता है। और अक्सर मैंने देखा है जो बहुत बड़े लीडर बनते हैं, उनकी अपलाइन लल्लू ही होती है। बस उनकी अपलाइन ने एक अच्छा काम किया होता है कि उनको किसी ऐसे प्रोग्राम में ले गया होता है वो और वहां जाके उसका खोपड़ी खुल जाती है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। तो जीवन में कुछ भी कर लेना, प्रोग्राम मिस नहीं करना। ठीक। प्रोग्राम have the power to change belief. एक तो इस कोट की इतनी सारी जेबें, समझ नहीं आता कहां डाल दिया ये। तो हमारे सिलने वाले भी 8-8 जेब लगाए थे, समझ नोट लगे घूमने उसमें। काउंट थिंग्स, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आखिरी में समझा रहा हूं आपको। काउंट थिंग्स। इफ यू कैन नॉट काउंट, यू कैन नॉट ग्रो। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन वेस्टेज, काउंट थिंग्स। वेस्टेज में कामयाब होना चाहते हैं? काउंट थिंग्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू कैन नॉट काउंट, यू कैन नॉट ग्रो। पिछले 1 महीने में आपने कितनी प्रेजेंटेशन दी, आपको काउंट है? तो आपका जवाब होगा नो।
पिछले 1 महीने के अंदर आप कितने नए लोगों से मिले, क्या काउंट है आपके पास? तो आपके पास जवाब होगा 99% लोगों का जवाब होगा नो। काउंट, अगर आप अपने धंधे को काउंट नहीं कर सकते हैं ना, तो आपका धंधा कभी ग्रो नहीं होगा। मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो। मैंने आपका ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट में नंबर लिखे होते हैं। कम ऑन, हीमोग्लोबिन 10, यूरिक एसिड 1.2, नंबर होता है कि नहीं होता? हाँ। अब वो डॉक्टर जब वो रिपोर्ट देखता है तो रिपोर्ट देखने के बाद दवाई देता है, और दवाई देता है 1 महीने की, और 1 महीने के बाद बोलता है कि दोबारा आना, टेस्ट करा के मैं दोबारा रिपोर्ट देखूंगा और फिर बताऊंगा कि तबीयत तुम्हारी ठीक हुई या। तो अगले महीने तुम जाते हो वो रिपोर्ट लेके, अब वो रिपोर्ट पे नंबर ही तो चेक करता है ना कि हीमोग्लोबिन 10 था, 12 हुआ कि नहीं हुआ, यूरिक एसिड बढ़ा था, कम हुआ कि नहीं हुआ, क्या चेक करता है डॉक्टर? अगर वो नंबर ही ना हो तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि शरीर में जो दवाई दे रहा हूं उससे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? मुझे बताओ, कैसे पता चलेगा? नंबर से पता चलेगा ना। तो तुम्हारा बिजनेस बढ़ रहा है कि घट रहा है, पता कैसे चलेगा? मुझे बताओ। नंबर से पता चलेगा कि भाई तुम पिछले हफ्ते 5 प्लान दिखाए थे, इस हफ्ते तुमने 8 कर दिए, पिछले हफ्ते 10 दिखाए थे, इस हफ्ते तुमने 16 कर दिए। नंबर है ना। अगर आप काउंट नहीं कर सकते ना अपने काम को, आप मेरे से पेपर पे लिखवा लो, तुम 1 साल का काम 20 साल में करने वाले हो। जो काम 1 साल में हो सकता था तुमने 20 साल लगा दिए उसके। सिर्फ काउंट करो, चेक करो कि इस पूरे महीने में, सितंबर का महीना है, कि मैंने टोटल कितने प्रेजेंटेशन दिखाए, मेरी टीम में कितनी होम मीटिंग हुई, मेरी टीम में कितने लोग पार्ट टाइमर हैं, कितने लोग फुल टाइमर हैं। हर चीज का होना चाहिए नंबर, हर चीज का होना चाहिए। अपने को करना क्या है? नंबर इंप्रूव करना है। नंबर इंप्रूव हो गया तो पैसा इंप्रूव हो जाएगा, नंबर इंप्रूव नहीं हुआ तो पैसा इंप्रूव। काउंट करना। डायरेक्ट सेलिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है भाई साहब। लेकिन सुनना मेरी बात, डायरेक्ट सेलिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसमें 99% चिंदी चोर लोग घुस जाते हैं और वो गाना गाते हैं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। और यही लोग जब 4 महीने के बाद छोड़ देते हैं तो दुनिया काउंट क्या चीज करना है अपने को? सब कुछ काउंट करने का है भाई, कि प्लान कितने हो रहे हैं। पहला तो ये काउंट करना है कि मैं खुद अपने हाथ से कितनी 1-to-1 प्रेजेंटेशन। दूसरा ये काउंट करना है कि मेरी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जिनको 1-to-1 प्रेजेंटेशन देना आता है और वो कितनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तीसरा ये काउंट करना है कि होम मीटिंग एक दिन में मेरी टीम में कितनी हो रही हैं। देखो, हम एक्टिविटीज कंट्रोल कर सकते हैं, रिजल्ट कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट हमारे हाथ में है, लेकिन एक्टिविटी कंट्रोल करना तो हमारे हाथ में है ना। कि मैं अगर 2 प्लान दिखा रहा हूं तो मैं 4 कर सकता हूं, ये तो मेरे हाथ में है ना यार। तो आप एक्टिविटी बढ़ा दें, रिजल्ट अपने आप। एक्टिविटी कम कर दें, रिजल्ट कम हो जाएगा। एक ही पल्स है इस पूरी बिजनेस की, नंबर और रेशो। मेरी टीम के जब लोग मेरे पास आते हैं रोते पिटते मेरे ऑफिस में मेरे से टाइम लेके कि सर हमारा काम नहीं चल रहा, सर हमारा काम ही नहीं चल रहा, हम तो बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन, तो मैं उसको बोलता हूँ अपनी कॉपी ले आ भाई। कॉपी ले आ। क्या ले आ? कॉपी ले आ, कॉपी चेक करेंगे। बोलता कॉपी? मैं को बता तूने पिछले 1 महीने में किया क्या है, पहले हो तो देखूं।
कि तूने कितने प्लान दिए, तेरी टीम में कितने प्लान हुए, पहले ये लेके आ, उसके बाद बात करेंगे तेरा धंधा चल रहा है क्या। 95% या 98% लोगों के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता कि वो जो मुझे बता सके कि सर हमने इतना काम किया है लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा। देखो, काम उसी व्यक्ति का नहीं होता जो करता नहीं है। जो करता है ना उसका काम 100% होता है इस बिजनेस के अंदर। लेकिन जो नहीं करता वो भी आके रोता तो यही है ना कि काम। तो याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग इज ए नंबर गेम। इस काम में मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत क्यों है? क्योंकि मैं इस काम को फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेता हूं किसी भी व्यक्ति का। जब वो मुझे अपना कॉपी दिखाता है तो मालूम चल जाता है कि उसका भविष्य कहां जाएगा। तो नंबर आपके पास होने चाहिए। यहां तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए, 4 चीजों की कन्विक्शन, फिर इस प्रोग्राम को आज के लिए विराम देंगे। 4 चीजों को याद रखना हमेशा जिंदगी में। आपको कन्विक्शन होनी चाहिए 4 चीजों के ऊपर। नंबर 1 क्या है? अच्छा, कैसे प्रोडक्ट है हमारे, बताओ यार, थोड़ा सा मुझे पता नहीं है यार। है कैसे प्रोडक्ट है हमारे? प्रोडक्ट कैसे हैं यार? बढ़िया है ना? नहीं, कैसे हैं ये पूछ रहा हूं। अच्छे हैं, बेकार हैं? हाँ, अच्छे हैं। तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन है कि नहीं है? कितने %? अरे वाह। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन। हम कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन पे आपको कैसा कन्विक्शन है? बढ़िया है। तीसरा है लीडरशिप, यानी जिस टीम में आप हैं उस लीडरशिप पे आपको कन्विक्शन अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपको आपकी लीडरशिप पे कन्विक्शन है? हां। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कंपनी पे भी है, प्रोडक्ट पे भी है, लीडरशिप पे भी है, लेकिन साला खुद पे भरोसा नहीं है ना, तो बात 4 चीजों पे कन्विक्शन होना चाहिए। प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, टीम और खुद पे। फंडा क्लियर हो रहा है? विश्वास नहीं तो विनाश। डाउट नहीं करने का है जीवन में। अभी 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ क्लब चल रहा है। आपको पता कुछ? हाँ, आप लोग कर रहे हैं उसके ऊपर काम? हाँ, पक्का? कितने लोग क्वालिफाई करने की होड़ में लगे हैं? अच्छा, बाकी लोग ताली बजाने हैं? चलिए, जाते जाते सबसे डायरेक्ट सेलिंग में सबसे कामयाब होने का सूत्र सबसे आखिरी में देके क्लोज करते हैं। लास्ट सूत्र है आज का, और वो है पर्सनल स्पॉन्सरिंग। पर्सनल स्पॉन्सरिंग डायरेक्ट सेलिंग में गेम चेंजर होती है यार। पर्सनल स्पॉन्सरिंग डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण सुन लो। आखिरी में बता दूं, अच्छी अच्छी बातें तो बहुत बता दी, खराब भी बता देता हूं। डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने का सबसे बड़ा कारण, और आप बताना कि मैं गलत बोल रहा हूं कि सही। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोक देना कि नहीं जी ऐसा तो नहीं होता। ठीक है सर? तो जितने भी काले कोट वाले भैया बैठे हैं, जब आदमी डायरेक्ट सेलिंग में नया नया आता है ना, तो मेहनत ज्यादा करता है, दिमाग कम लगाता है। जब नया नया आता है प्राणी, तो मेहनत ज्यादा करता है, दिमाग जैसे जैसे वो ऊपर जाता है ना, उल्टा हो जाता है। साला मेहनत कम करता है और दिमाग ज्यादा लगाता है। बोलो हाँ या ना? ये उसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू करता है ना, मेहनत कम हो जाती है और खोपड़ी ज्यादा चलती है। तो देखो, हमेशा याद रखना कि जब डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की थी ना, तो वो जो मेहनत शुरू में करते थे ना, 3 महीना 6 महीने, वैसी ही मेहनत जिंदगी भर कर सकोगे ना तो खेल चेंज हो जाएगा। लेकिन वो मुश्किल है, वो आसान नहीं होता यार, क्योंकि कंफर्ट जोन ना घुसा देता है। फिर घर में एसी लग जाते हैं, फिर थोड़ा मजा आता है, फिर नीचे लीडर्स तैयार हो जाते हैं, फिर लीडर अपने आप बिजनेस लाते हैं, फिर उसका काम होता है खाली पूछना कि इस महीने कितना देगा, है ना? तो
तो इस बात को याद रखना, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग कभी बंद मत करना। पर्सनल स्पॉन्सरिंग गेम चेंजर है। लोगों को लगता है जैसे उसकी टीम में 25-30 लोग हुए, अब मेरा ये काम नहीं है, अब नीचे वाले का काम है। ये गलत धारणा है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग रोज का काम है, जैसे आप पहले करते थे। आप देख लो, वही लोग कामयाब हैं जो आज तक पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं। अब तो फोस्टर भी आ गया ना, कहीं मर्जी लगा दो, आ गया ना जुगाड़ कि अपनी आईडी से स्पॉन्सर करो, किसी के नीचे स्पिल मार दो। अभी तो आ गया ना ये सिस्टम भी। पर्सनल स्पॉन्सरिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एवरीवन स्टार्ट्स हिज करियर विद पर्सनल स्पॉन्सरिंग। Those who make it top 1% in the business continuing doing it years after that they had started. When people start network marketing business, whole world in their team. When they have a team of 10-12 people, this team become their world. उनको लगता है जैसे 10-12 लोग जुड़ गए, यही सारी दुनिया है मेरी बस। उसके आगे सोचते नहीं है, पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना बंद कर देते हैं। तो आप सबको पर्सनल स्पॉन्सरिंग बिल्कुल नहीं रोकनी। People who are the first to quit this business are the ones who cannot do personal sponsoring. भागने वाले लोग वही होते हैं, याद रखना, जिन्होंने पिछले 3 महीने में एक भी पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं की होती। जो आदमी कंटिन्यूस पर्सनल स्पॉन्सरिंग करता है वो इस बिजनेस में कभी क्विट कर ही नहीं सकता। देखो, एक नया आदमी ना एक नई एनर्जी लेके आता है ग्रुप में, याद रखना मेरी बात। मुझसे किसी ने पूछा एक दिन, काम कम चल रहा है तो हम क्या करें? मैंने कहा पर्सनल स्पॉन्सरिंग। टीम में नेगेटिविटी है, क्या करें? पर्सनल स्पॉन्सरिंग। रिवॉर्ड अचीव करना है, क्या करें? पर्सनल स्पॉन्सरिंग। जो तू कर सकता है वो कर। टीम से उम्मीद मत बांध कि टीम। अच्छा, प्रॉब्लम क्या ना, ऊपर वाला सोचता है नीचे वाला करेगा, नीचे वाला उसका बाप है, वो सोचता है मेरे नीचे वाला करेगा, और उसके नीचे वाला उसका बाप है, उसके नीचे वाला सोचता है अब सारा काम, और आखिरी में सारी उम्मीदें उस पे आ जाती हैं जो बेचारा कल जुड़ा होता है। पूरी कंपनी का बोझ उस बेचारे के कंधे पे है, क्योंकि ऊपर वाले कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ नीचे वाले से उम्मीद कर रहे हैं। अगर हर आदमी पर्सनल स्पॉन्सरिंग शुरू कर दे तो इस कमरे में 1000 लोग बैठे हैं यार। अगर जेन्युइनली 2-2, 3-3 लोगों को स्पॉन्सर कर दें इस महीने, तो 3-4 हजार न्यू रिक्रूटमेंट हो जाएंगी इसी ग्रुप के अंदर। यहां जो आप बैठे, 3,000-4,000 रिक्रूटमेंट। लेकिन आप करोगे नहीं। आप क्यों नहीं करोगे? आप नीचे वाले को बोलोगे तू कर। नीचे वाला तुम्हारा बाप है, वो अपने नीचे वाले को बोलेगा तू कर। आप अपनी टीम से जो चाहते हो वो करना शुरू कर दो। आप चाहते हो ना टीम के लोग स्पॉन्सरिंग करें? स्टार्ट डूइंग इट। वापस आता हूं उसी बात पे जिस बात से बिजनेस शुरू किया था हमने इस ट्रेनिंग का। 2 ही काम है मेरे दोस्त, लीडर बनना और लीडर। आप लकी हैं कि आप हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी में हैं। यहीं रहिए। उतार चढ़ाव आते हैं, बिजनेस ऊपर नीचे होता है। डगमगाइएगा मत, भगोड़ा मत बनिएगा। भगोड़ापन पाप होता है यार। ऐसा नहीं हुआ कि आज बिजनेस खराब हुआ तो फिर कुछ और ढूंढना शुरू कर दिया। जीवन में भागिएगा मत, रहिएगा। दिन कभी खराब भी आते हैं, दिन कभी अच्छे भी आते हैं। जो टिक के काम करेगा पैसा उसी को आएगा। राइट? मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और मैं दिल की गहराइयों से आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। मुझे आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद। हाँ, मैं अभी इतना देर तक ट्रेनिंग नहीं देता। अपने टीम के अंदर भी 20-25 मिनट बोलता हूँ और चला जाता हूँ। मेरी टीम वाले भी नाराज रहते हैं मुझसे। लेकिन आपसे इतनी देर बात करी, पता नहीं चला। मैं नहीं कहता कि सारी बातें आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे, एक भी इम्प्लीमेंट कर ली तो भी बहुत है। एक भी बात इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो भी बहुत है। फिर कभी मौका लगेगा तो आपसे लंबी चर्चा करेंगे। राइट? मेरी बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और लड़की ढूंढ लेते यार। ಹೆಸರು ಯಾರು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಎಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂದಾನು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು
ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್